फ्लूइड मैकेनिक्स में हम हाइड्रोस्टैटिक्स एज वेल एज हाइड्रोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे। इस फ्लूइड चैप्टर में हम लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जैसे सॉलिड के बारे में इलास्टिसिटी करके पढ़ा, फिर आगे जाके आप गैसेस के बारे में है ना हीट थर्मोडायनेमिक्स ये पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में फ्लूइड चैप्टर में हम बेसिकली आपका लिक्विड्स और गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड का मतलब क्या है? तो फ्लूइड का मतलब सिंपली है जो फ्लो करता है ना, उसे आप कहते हैं फ्लूइड। फ्लो करने वाले सब्सटेंस को आप नाम देते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब बस लिक्विड नहीं है, फ्लूइड का मतलब जो फ्लो करे, लिक्विड भी गैस भी। और इसका और एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जिसके पास खुद का डेफिनेट है ना, लेट्स से क्या ना हो, शेप ना हो, है ना। जैसे लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं है पर वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम किसके है ना, लेट्स से डेफिनेट शेप नहीं है, वो शेप किसके अकॉर्डिंग होगा, कंटेनर के अकॉर्डिंग होगा। पर अगर मैं बात करूं गैस का, तो ना उसका डेफिनेट शेप है ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो फ्लूइड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। वॉल्यूम हो सकता है, लिक्विड में है, गैस में भले ही नहीं है, ठीक है। तो फ्लूइड रेफर्स टू अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लूइड फ्लो कर सकते हैं एंड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। मैंने वॉल्यूम की बात नहीं किया, वॉल्यूम अगर बोल देता डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम तो बस गैस आ जाता। पर अगर मैं बोल रहा हूं लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड है, इसका मतलब ना ही उसका ना शेप होना चाहिए और वो फ्लो करना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल मेरे बने हुए हैं लिक्विड्स एंड गैसेस। इस चैप्टर में हम फ्लूइड की इन 5 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम कुछ पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। जैसे डेंसिटी आप बात करोगे तो डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम होता है। उसी तरह से विस्कोसिटी, इसको हमने विस्कोसिटी चैप्टर में पूरा डिस्कस किया था। लिक्विड में लगने वाले फ्रिक्शन को आप विस्कोसिटी कहते हैं। उसी तरह से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस चीज को आपने स्ट्रेस स्ट्रेन है ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर में डिस्कस किया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपको मिलेगा, तो वहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता था प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट है प्रेशर, प्रेशर मींस फोर्स बाय एरिया। और नेक्स्ट है मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू वाटर, उसे आप नाम देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ प्रेशर इन अ फ्लूइड, प्रेशर का सिंपल डेफिनेशन क्या पढ़े आप, फोर्स बाय एरिया। पर वो जो फोर्स होना चाहिए वो उस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे इस बोर्ड पे अगर मैं फोर्स लगाऊं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उस परपेंडिकुलर फोर्स को आप नाम देते हैं थ्रस्ट। तो उसी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को आप नाम देते हैं लेट्स से प्रेशर। तो इसको कुछ ऐसे समझाया गया है, लेट्स से ये कोई एक एरिया है ना, और इस एरिया पे आपने लेट्स से जो फोर्स लगाया इस छोटे से एरिया पे ए पे है ना, लेट्स से हमने कुछ फोर्स F लगाया है, तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय ये एरिया जिस पे ये फोर्स लग रहा है, उससे आप नाम क्या देते हैं, प्रेशर, है ना। तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल याद रखना, ये जो फोर्स होना चाहिए वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कांटेक्ट एरिया के, है ना। तो फोर्स बाय एरिया ये आपका कहलाता है प्रेशर। और ये प्रेशर ये फ्लूइड जिस कंटेनर में रखा होगा तो उसके वॉल पे भी लगाएगा, उसके बेस पे भी लगाएगा, मतलब सभी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रेशर का डेफिनेशन, प्रेशर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स। याद रखना नॉर्मल होना चाहिए, जो फोर्स होना चाहिए वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जिस पे फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया, इसे आप नाम देते हैं क्वांटिटी को प्रेशर करके। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। भले फोर्स एक वेक्टर है, एरिया एक स्केलर है, पर है ना यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी ना होके प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। वैसे स्पेसिफिकली कहा जाए तो है ये टेंसर क्वांटिटी, पर अगर स्केलर और वेक्टर में चूज करना हो तो ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक फ्लूइड में जो लिक्विड है ना प्रेशर लगाएगा वो सभी डायरेक्शन में लग रहा होगा कि एक यूनिक डायरेक्शन तो है नहीं। जैसे अगर मैं बोर्ड पे यहाँ प्रेशर लगा रहा हूं तो ये प्रेशर जो है वो सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। जबकि वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, विच हैज अ प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर डायरेक्शन, एक यूनि डायरेक्शन होना चाहिए, इस जैसा नहीं कि मल्टी डायरेक्शन हो गया। तो इसीलिए आप प्रेशर को एक स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। देयरफॉर प्रेशर स्केलर और वेक्टर
चैप्टर में हमें बोलना हो तो इसे स्केलर कहा जाएगा। वैसे तो टेंसर है ऐसी क्वांटिटी जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक फिक्स डायरेक्शन ना होके डायरेक्शन होता है पर वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उस क्वांटिटी को आप नाम देते हैं टेंसर, जिसको हमने स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था। तो यहां बोल रहे हैं बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, यहां नाम दिख रहा है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, और स्टैटिक मतलब अगर वाटर रेस्ट पे हो, जैसे अगर आपने कोई कंटेनर में वाटर रखा हुआ है वो रेस्ट पे है तो वो वाटर सभी डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा होगा। सो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अभी तो हम हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, फिर हम हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ये है मेरा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। बेसिकली हमें लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड व्हिच शोज दैट अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो प्रेशर फोर्स लगाएगा वो सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट करेगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, और एक प्रॉपर डायरेक्शन ना होने की वजह से which shows that definite direction is not associated with pressure, so pressure is a scalar quantity। नेक्स्ट आते हैं बात करने थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या बोल रहा हूं, सिंपल सा डेफिनेशन। थ्रस्ट मींस जो फोर्स उस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा हो, उस परपेंडिकुलर फोर्स को आप नाम देते हैं थ्रस्ट करते हुए। तो थ्रस्ट की बात हो रही है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे। जैसे इस रूम में लिक्विड रखा हो तो ये लिक्विड इस वॉल पे फोर्स लगाएगा, वो जो फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा उसी फोर्स को आप थ्रस्ट कह रहे हैं। एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का थ्रस्ट मतलब लिक्विड ने जो सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगाया, वो नॉर्मल फोर्स को है ना, उस लिक्विड का फोर्स को आप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड कह रहे हैं। इट इज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, थ्रस्ट क्या है, इट इज अ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट, है ना। याद रखना ये सब कुछ हम हाइड्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हाइड्रोडायनामिक्स में क्या चेंजेस होगा वो आगे देखेंगे। अभी के लिए हम बोल रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स जो लिक्विड लगाएगा जब वो रेस्ट पे होगा किसी एक सरफेस पे जिसके वो कांटेक्ट में है, उस नॉर्मल फोर्स को आप नाम दे रहे हैं थ्रस्ट करते हुए। तो यहां पे आप प्रेशर का डेफिनेशन फोर्स बाय एरिया की जगह थ्रस्ट बाय एरिया करके भी कह सकते हैं। वैसे थ्रस्ट बाय एरिया ही होता है, वैसे तो फोर्स बाय एरिया एक और चीज होता था जो स्ट्रेस कहलाता था, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया होता था वहां पे। पर यहां पे हम बोल रहे हैं नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई किया गया है एक्सटर्नली, वहां एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता था, वहां पे होता था रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, वो होता था आपका स्ट्रेस। पर यहां पे हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नली कितना फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया गया है, वो नॉर्मल फोर्स जो थ्रस्ट कहलाता है, थ्रस्ट बाय एरिया हमारा प्रेशर बन के आता है। तो यहाँ नॉर्मल फोर्स जिसे आप नाम दे रहे हैं थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट, और ये प्रेशर जो है मेरा तभी डिफाइंड है जब लिक्विड रेस्ट पे हो पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना। अभी लिक्विड रेस्ट पे है तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, या फिर हमारा प्रेशर ऑफ लिक्विड कहलाता है। तो ये है मेरा प्रेशर के बारे में कुछ बेसिक है ना डेफिनेशंस एंड ऑल दिस। तो आगे बढ़ने से पहले प्रेशर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने देखा, लेट्स से मैं इस बोर्ड पे प्रेशर जो लगा रहा हूं, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया कर रहा हूं, तो मैं यहां देख सकता हूं ये जो मेरा हैंड है, ठीक है, तो ये हैंड जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स अलग अलग पॉइंट पे ना अलग अलग डायरेक्शन में होगा ना। इसका फोर्स यहाँ लग रहा होगा, ये फोर्स यहाँ लग रहा होगा, ये फोर्स के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन यहाँ रहा होगा, यहाँ के करस्पॉन्डिंग यहाँ रहा होगा, यहाँ के करस्पॉन्डिंग यहाँ रहा होगा। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होके सभी डायरेक्शन में स्प्रेड है, तो देयरफॉर प्रेशर को आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, वरना स्पेसिफिकली कहें तो इसे टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। तो एट अ पॉइंट, जैसे ये कोई एक पॉइंट हो गया, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, तो प्रेशर सभी डायरेक्शन में एक्ट करेगा एंड अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद इट, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। सो प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी, इसीलिए आप प्रेशर को कैसी क्वांटिटी कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अब आते हैं बात करने प्रेशर के डायमेंशन और इसके यूनिट्स की।
तो डायमेंशन की बात की जाए तो प्रेशर का डायमेंशन मतलब ऊपर बना है फोर्स, नीचे बना है एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है आपका mlt-2, एरिया का होता है L स्क्वायर। L स्क्वायर को काटेगा तो डिनोमिनेटर में L आएगा, वो ऊपर गया ml-1, ये बन के आया मेरा t-2। ये तो हो गया डायमेंशन। अब बात की जाए इसके यूनिट की, प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, तो सबसे पहले आते हैं इसके SI यूनिट की बात करने। तो प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, तो ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप नाम देते हैं पास्कल, और पास्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल P स्मॉल a से। दूसरा इसका CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ऊपर बना हुआ है डाइन, नीचे बना हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या नाम देते हैं उससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स में। प्रैक्टिकल यूनिट में बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके हो सकता है, ATM से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका टॉर करके हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है आपका मिलीमीटर ऑफ मरकरी करके हो सकता है, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेजर किया जाता है। ये कैसे मेजर किया जाता है ये सब हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक और यूनिट होता है आपका मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बाद बात करें तो बार करके। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, और भी होते होंगे पर ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं, तो इनमें कन्वर्जन करके दिखा रहा हूं। सपोज 1 एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल करके आया। नेक्स्ट हम बात करें, ये 10 पावर 5 पास्कल जो है वो मेरा है ना 1 बार के बराबर होता है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं कि 1 बार इज इक्वल टू आपका 10 पावर 5 पास्कल करके। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका, जो आप है ना 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल बोल रहे हो, वो आपका 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है ना। जैसे हमने सरफेस टेंशन में जब देखा था तो लिक्विड में अब बात किए थे कि कैपिलरी ट्यूब में मरकरी डिप्रेस होता है, तो जब हम इसमें मरकरी बैरोमीटर करके डिस्कस करेंगे तो उसमें 760 मिलीमीटर मरकरी राइज होता है। कैसे, वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम बोलेंगे कि ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है उसको आप बोल सकते हो 760 टॉर होता है ना। टॉरिसेली ने उसको इंस्ट्रूमेंट को बनाया था, तो उसी के सम्मान में इसको नाम दिया। तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी करके आया ना। तो ये मेरा हुआ टॉर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बार, है ना। इन सब में कन्वर्जन्स, अब ऐसे हम और कन्वर्जन्स भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हमें इस पे मेन फोकस करना है। तो ये है मेरा प्रेशर के बारे में बेसिक डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे समझा रहा हूँ, ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ को सराउंड करने वाला क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा ना। अर्थ के अराउंड ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर करके यहां तक आपका एटमॉस्फेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर इस अर्थ के सरफेस पे ड्यू टू इट्स वेट जो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो अर्थ के सरफेस पे जिसकी वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर, और अभी मैंने दिखाया था 1 एटमॉस्फेयर मेरा होता है 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। और जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है यहां पे प्रेशर कितना है, इस एटमॉस्फेयर के कारण 0 एटमॉस्फेयर, है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे इसका वेट बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अर्थ के सरफेस पे होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट पे सांस लेना मुश्किल क्यों है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा वो पाया जाता है एट सी लेवल। तो ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हैं ये एट सी लेवल है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने जा रहे हैं। द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो एक गैस का जो एनवेलप ना, जिसमें अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, जो अर्थ को सराउंड कर रखा है ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, उसको अर्थ का एटमॉस्फेयर कहा गया है। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो अर्थ के
एटमॉस्फेयर ने अर्थ पे जो प्रेशर अप्लाई किया ना, दैट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया करते हुए, उस प्रेशर को आप नाम दे रहे हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर करते हुए। इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल इज नियरली 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कैलकुलेशन के लिए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ले सकते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे एट सी लेवल, ये याद रखना है, ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल करते हुए। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। यहां मैंने दिखाया अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर घटेगा एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अप इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा ये अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा घटेगा। तो ये है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज किसी कंटेनर में लिक्विड हमने रखा हुआ है, लेट्स से h हाइट तक ना, इस लिक्विड की हाइट कितनी है h, है ना। यहाँ पे आपने लिक्विड रखा हुआ है और ये अर्थ का सरफेस है एट सी लेवल, और सी लेवल पे हमने देखा था अर्थ का जो प्रेशर होता है यहाँ पे एयर का, वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, उसको हम P0 करके कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके। ये जो P0 है ये मेरा बना हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू आप 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं अगर ये सी लेवल है। तो क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो इस P0 की वैल्यू आप 1 एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं। अब सपोज कीजिए ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है और अर्थ पे रखा है, तो अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा। तो मैं ये बोलता हूं जब हम लिक्विड में मूव करते हैं डाउन द लिक्विड, नीचे जैसे आते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर P होता है वो P बढ़ जाता है, और वो P जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है, तो P0 प्लस लिक्विड की डेंसिटी रो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और जितना हाइट हम नीचे है h। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सेम हाइट पे अकॉर्डिंग टू पास्कल सभी पॉइंट पे, सेम हाइट पे सभी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर लिक्विड रेस्ट पे नहीं हुआ तो प्रेशर सब पॉइंट पे सेम नहीं होगा, सेम हाइट पे क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो P बना हुआ है, ये P बना हुआ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये आपका रेस्ट पे है, तो इस प्रेशर को कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड सब, है ना, जो इसमें कंटेन्ड है, जो उसके वेट के कारण भी जो प्रेशर आएगा, उन सभी प्रेशर का जो सम होगा वो प्रेशर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना हुआ है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये P0 मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देन फॉर अ पॉइंट एट डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो जब मैं h हाइट नीचे आऊंगा इस लिक्विड में, नीचे आऊंगा तो घटेगा, ऊपर जाऊंगा तो नीचे आऊंगा तो बढ़ेगा, ऊपर जाऊंगा तो घटेगा। हमने डिस्कस किया था माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर 0 हो जाता है करते हुए, आप स्टैंडर्ड मानते हैं। तो h below the surface of liquid और डेंसिटी रो, लिक्विड की डेंसिटी रो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P, तो इस P को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P h हाइट नीचे आने पे मेरा कितना हो जाता है, P0 प्लस रो जी h, इस रिलेशन से गिवन है। अब हम बात करते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर है ना, जिसे हम डिफरेंस लेट्स से पीजी करके बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गॉज प्रेशर का सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो ये P की वैल्यू मैंने लिखी थी इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच और माइनस P0, तो P0 से P0 कैंसिल हुआ, तो ये जो रो जी एच, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आप देख रहे हैं, इसी एक्स्ट्रा टर्म को क्या नाम दिया जाता है मेरा, गॉज प्रेशर करके। तो ये जो प्रेशर बना हुआ है, ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ जब आप लिक्विड में एंटर किए ना, जिसका डेंसिटी रो था, तो उस प्रेशर को आप नाम देते हैं गॉज प्रेशर, जो प्रेशर बढ़ा। तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन गॉज प्रेशर Pg से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसके बराबर है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और है ना आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को आप नाम दे रहे हैं गॉज प्रेशर। तो जैसे जैसे नीचे आऊंगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा लिक्विड में ना।
तो ये है मेरा गॉज प्रेशर के बारे में डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स करके। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, सपोज मैंने 3 कंटेनर्स में लिक्विड रखे हैं, तो वो 3 कंटेनर मेरे कुछ इस तरह से हैं, है ना, ऑफ डिफरेंट शेप्स, है ना, ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स, पर सबका एरिया, है ना, बेस जो है, लेट्स से हाइट जो है सब में वो सेम है ना, सब में सेम लेवल तक पानी भरा गया है। तो हम बात करना चाहते हैं, सपोज कीजिए लेट्स से ये 3 कंटेनर है, सबको अर्थ पे रखा गया है और सब में सेम लेवल पे पानी भरा गया है, सेम हाइट तक सब में पानी भरा हुआ है, ये रहा, ठीक है। भले ही सबका एरिया डिफरेंट है, जैसे इसका एरिया हमें बोल सकते हैं ज्यादा दिख रहा है, फिर इसका एरिया ज्यादा है और सबसे एरिया कम इसका है, पर सब में सेम लेवल तक पानी भरा गया है। सबका एरिया, है ना, भले ही अलग अलग हो पर सब में पानी जो है उसका लेवल सेम है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे, और ये हाइड्रोस्टैटिक है, सभी लिक्विड रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, P0। तो क्योंकि सब में सेम हाइट तक पानी भरा गया है, लेट्स से H हाइट तक, तो इसके बेस पे, इस पॉइंट A पे, है ना, जो प्रेशर होगा PA, उस PA की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, जब H हाइट इस लिक्विड में आएंगे जिसकी डेंसिटी रो है, तो प्रेशर हो जाता है P0 प्लस रो जी H ना, और उतना ही प्रेशर यहाँ होगा, उतना ही PA प्रेशर मेरा यहाँ होगा। उसी तरह से, है ना, भले यहाँ पे भले शेप अलग हो गया, इसका वॉल्यूम अलग है ना, एरिया अलग है, पर सेम हाइट तक पानी भरा गया है, तो इस बेस पे जो प्रेशर PB करके लिखा जा रहा है, उस PB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस H हाइट नीचे आऊंगा तो प्रेशर कितने से बढ़ जाता है, रो जी एच से। तो यहाँ मेरा प्रेशर हो गया P0 प्लस रो जी एच। उसी तरह से यहाँ पे इस कंटेनर में इसके बेस पॉइंट पे जो प्रेशर PC करके कहलाता है, उस PC प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस रो जी एच करते हुए। तो यहाँ पे क्योंकि सभी लिक्विड्स में सेम हाइट तक पानी भरा गया है, तो सबके बेस पे जो प्रेशर होगा तीनों केसेस में हमारा सेम होगा, और कितना होगा, P0 प्लस रो जी एच। तो ये आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहलाता है, अगर 3 अलग कंटेनर्स में ना, हैविंग डिफरेंट एरिया, डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट शेप्स, पर सब में सेम हाइट तक पानी भरा जाए, तो सबके बेस पे जो प्रेशर निकल के आएगा वो मेरा सेम होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मतलब ट्रुथ है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक, है ना, जो प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, रो जी एच पे ना। जैसे जैसे ये अलग अलग चेंज होंगे तो ये चेंज होगा, P0 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, एंड हाइट ऑफ द, है ना, लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ बोला गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस, है ना, कितना डेप्थ है उस पर डिपेंड करेगा, दैट इज H हो गया मेरा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड रो, लिक्विड के नेचर मतलब डेंसिटी पे, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अलग प्लैनेट में ले जाएंगे तो ये G की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे मून पे ले जाइएगा तो ये G/6 हो जाएगा, व्हाइल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिक्विड ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड। क्या मैं लिक्विड का वॉल्यूम चेंज कर दूं तो क्या डेंसिटी G या H चेंज होगा, नहीं, वो तो आपके फिक्स होंगे। जैसे यहाँ पे अलग अलग, है ना, भले ही आपने वॉल्यूम रखे हैं पर H सबका सेम है, सब में सेम वाटर रखा है तो सेम डेंसिटी हो गया, सबका G सेम है। शेप ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता, यहाँ देख रहे हैं सबका कंटेनर का भले ही शेप चेंज हो रहा है पर प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सब में सेम है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसके एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, सबके बेस पे जो प्रेशर होगा लोएस्ट पॉइंट पे वो सब में सेम है। नेक्स्ट है, इफ अ गिवन लिक्विड इज फिल्ड इन वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू सेम हाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, भले एरिया अलग हो, वॉल्यूम अलग हो, पर सब में सेम लिक्विड सेम हाइट तक भरा हुआ होना चाहिए। प्रेशर एट बेस, तो इन सभी के बेस पे जो प्रेशर मैं बोल रहा हूँ PA, PB, PC इन ईच वेसल विल बी सेम, तो सबके बेस पे प्रेशर मेरा सेम आएगा, दो वॉल्यूम और वेट ऑफ लिक्विड ना इन डिफरेंट वेसल्स विल बी डिफरेंट, भले इन सब में अलग अलग वॉल्यूम हो, अलग अलग लेट से हम कह सकते हैं ना शेप्स हो, अलग अलग वेट हो, पर यहाँ पे सब में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो सबके केस में आपका जो प्रेशर होगा बेस पे वो सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, पर क्या फोर्स सेम होगा,
क्या है, लिक्विड जो इसके बेस पे जो फोर्स लगाएगा वो सेम होगा, वो हम बात करना चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू एफ बाई दैट इज फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो किसके बेस पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, अगर ये एफ ए कहा जा रहा है, ये एफ बी कहा जा रहा है और ये एफ सी करके कहा जा रहा है, तो फोर्स एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो जिसका एरिया ज्यादा उसके बेस पे ज्यादा क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। तो यहां से देख सकते हैं यहां पे ज्यादा एरिया है तो देयरफॉर ए के बेस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, फिर बी पे लगेगा, फिर मेरा कहां पे लगेगा, सी के केस में सबसे कम फोर्स लगेगा। फोर्स मतलब वेट हो गया mg, तो इसमें ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा वेट हो गया, इसमें कम वॉल्यूम है और इसमें सबसे कम है तो इसका फोर्स जो होगा बेस पे सबसे कम होगा। तो ये है मेरा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के नेक्स्ट पॉइंट को समझाने के लिए सपोज आपको कुछ इस टाइप का कंटेनर दिखाता हूं ना, ये आपका एक कोई कंटेनर है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, यहाँ पे रहा। और अगर मैं यहाँ से पानी भरना शुरू करता हूँ तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ जैसे जैसे यहाँ पे पानी भरा जाएगा तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि जैसे जैसे यहाँ पानी फिलअप होता जाएगा तो जितना पानी का हाइट यहाँ बढ़ेगा उतना ही पानी का हाइट यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले उस साइड भरेगा फिर इस साइड भरना स्टार्ट होगा, दोनों में पानी का लेवल क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक की बात हो रही है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, P नॉट है। तो H हाइट दोनों में सेम हाइट है तो दोनों के बेस पे जो प्रेशर कहा जा रहा है वो प्रेशर कितना होगा, H हाइट जब आप नीचे आते हैं लिक्विड में तो प्रेशर आपका इंक्रीज करता है बाय एन अमाउंट रो जी एच। तो इसके बेस पे जो प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी एच, सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, ये अपना पास्कल लॉ है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर प्रेशर सेम नहीं होता ना, अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो जो लिक्विड होता वो रेस्ट पे नहीं होता, वो लिक्विड मूव करता फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे यही बोला गया इन लिक्विड एट सेम लेवल, लिक्विड आपके सेम लेवल पे है, प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, तो सभी पॉइंट्स पे सेम हाइट पे सेम होगा। इफ नॉट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस लिक्विड कैन नॉट बी एट रेस्ट। अगर सेम हाइट पे सेम प्रेशर नहीं होता है तो लिक्विड रेस्ट पे नहीं रह सकता, लिक्विड मोशन में आ जाएगा, जिसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। सो हाइट ऑफ लिक्विड इज सेम इन वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के वेसल्स लिए गए कंटेनिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सेम लिक्विड, पर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भले ही नहीं है ना, पर सेम हाइट है ना। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग शेप है तो एट रेस्ट, ये लिक्विड आपका रेस्ट पे, व्हेन दे आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, तो जब ये एक दूसरे कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर होगा। ये था हमारा पास्कल लॉ का स्टेटमेंट करते हुए। तो आगे बढ़ने सीक्वेंसेस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के है ना कंसिक्वेंसेस क्या हैं, तो सबके पीछे एक ही रीजन है, P इज इक्वल टू एफ बाई ए से हम बात करें तो ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे आप जब नर्सरी के बच्चों को देखें, एलकेजी यूकेजी के बच्चे, तो उनके बैग जो होते हैं, उनके बैग की जो स्ट्रैप होती है ना, जो सोल्जर पे चढ़ती है, उन स्ट्रैप की विड्थ ज्यादा होती है और उनकी बुक्स है ना ज्यादा भरी हुई है तो फोर्स ज्यादा है। पर अगर मैं बात करूं एरिया ज्यादा रखने का रीजन क्या है, आप अपने बैग्स देखिए तो उनकी स्ट्रैप उतनी ज्यादा चौड़ी नहीं होती, विड्थ उनकी ज्यादा नहीं होती, उनकी विड्थ कम होती है। पर जो बच्चों की बैग्स होती है उनकी विड्थ एकदम मोटी होती है। रीजन क्या है, अगर एरिया ज्यादा होगा ना तो प्रेशर एक्सर्टेड क्या होगा, कम होगा, तो उन पे कम प्रेशर लगेगा। तो इसीलिए कम प्रेशर लगने के लिए उनके एरिया को बढ़ाया जाता है। और आप अपने बैग्स देखेंगे तो उनकी स्ट्रिप है ना कम है, क्योंकि आप उतना बुक्स ही नहीं कैरी करते ना। अगर हम कंपेयर टू उन बच्चों के कंपैरिजन में हम बात करें तो नेक्स्ट ये तो हो गया आपका स्कूल बैग का डेली लाइफ में कंपेयर कराते हुए दिखाते हुए। नेक्स्ट आते हैं रेलवे की पटरियों को सीधा रोड पे नहीं बिछाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रोड पे बिछाएंगे तो जो कांटेक्ट एरिया होगा वो कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण अगर लेट से ट्रेन उस पटरी पे चल के चली भी जाती है तो ड्यू टू द वेट ऑफ द ट्रेन इतना फोर्स ज्यादा है, एरिया कम, तो प्रेशर और बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने के कारण रोड में क्रैक आ सकते हैं।
अर्थ में क्रैक आ सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पहले है ना आपके पत्थर बिछाए जाते हैं, उसके बाद उस पे है ना वुडन प्लैंक बिछाए जाते हैं, फिर पटरी बिछाई जाती है, और जो वुडन प्लैंक्स बिछाए जाते हैं उनका एरिया ज्यादा होता है ताकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एरिया बढ़ा दिया जाता है ताकि प्रेशर घट जाए। तो यहाँ पे बोला गया रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज्ड वुडन और आयरन स्लीपर। तो उन्हें लार्ज वुडन है ना या आयरन स्लीपर पे बिछाया जाता है बिकॉज वेट फोर्स ऑफ द ट्रेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑफ द स्लीपर। क्यों? क्योंकि जो वेट जो होगा वो अब ज्यादा एरिया पे स्प्रेड हो गया, एरिया बढ़ गया मतलब फोर्स प्रेशर घट गया। This reduces pressure acting on the ground and hence preventing yielding of the ground under weight of the train, जिसके कारण प्रेशर घट गया और जो ग्राउंड का यील्ड करने का मतलब ग्राउंड में क्रैक आएगा नहीं ना, ग्राउंड क्रैक आने से बच जाएगा अंडर द वेट ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट है मेरा शार्प नाइफ है ना, आलू काटने के लिए, प्याज काटने के लिए जो नाइफ होती है वो शार्प होती है ना। अगर शार्प नहीं होती है तो क्या किया जाता है, जो आता है वो क्या करता है, यहाँ से थोड़ा कटिंग करता है, यहाँ से थोड़ा कटिंग करता है ताकि ये जो पॉइंट है ना इसका कांटेक्ट एरिया कम हो। कांटेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो आराम से कम फोर्स लगा के भी काट सकते हैं। पर ब्लंट नाइफ की बात करें तो उसका एरिया ज्यादा हो जाता है, तो एरिया बढ़ने के कारण प्रेशर घट जाता है, तो उससे कट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो सिंपल है यहाँ पे, शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट्स देन अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ मतलब जिसकी धार जा चुकी हो। दो रीजन है मेरा, P = F/A, एरिया कम किया जाता है शार्प नाइफ का जिससे प्रेशर बढ़ जाए। शार्प नाइफ ट्रांसमिट्स फोर्स ओवर स्मॉल एरिया। है ना, ये जो शार्प नाइफ है वो जो अपना फोर्स लगाता है उसका कम एरिया होता है। यहाँ पे अगर दिखाऊं तो इसका एरिया कम है, तो कम एरिया के कारण, तो एरिया कम होने के कारण प्रेशर बढ़ जाएगा। देन अ ब्लंट नाइफ, सो प्रेशर एक्सर्टेड इन केस ऑफ शार्प नाइफ इज मोर देन इन केस ऑफ ब्लंट नाइफ। तो शार्प नाइफ में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है कंपेयर टू ब्लंट नाइफ करते हुए। तो ये है मेरे दो कंसिक्वेंसेस। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बात करने। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जब आप सैंड पे लेट्स से मूव करते हैं ना, तो ये आपका पैर हो गया, सपोज कीजिए, ठीक है, तो ये मैन का फीट है ना। तो जब आप सैंड पे चलेंगे तो कांटेक्ट एरिया कम होगा, और कांटेक्ट एरिया कम होने के कारण है ना, कांटेक्ट एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके वजह से आपका जो सैंड में ना, रेत में पैर धंस जाएगा, तो आप आराम से वहां चल नहीं पाएंगे। इसीलिए वहां पे अगर है ना, अगर हम कंपेयर करें कैमल की, तो कैमल का अगर मैं आपको फुट दिखाऊं तो कैमल का फुट कुछ इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कांटेक्ट एरिया होगा उस फुट का ग्राउंड के साथ, तो वो एरिया बड़ा है, तो एरिया बड़ा है जिसके कारण प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होने के कारण उसका पैर अंदर धंसेगा नहीं, है ना, तो सैंड के अंदर नहीं दबेगा। तो इसीलिए भले ही वेट ज्यादा है कैमल का, पर एरिया इतना ज्यादा है कंपेयर टू मैन कि प्रेशर ओवरऑल है ना जो मैन लगाएगा उससे तो कम लगता है, जिसके कारण वो कैमल आराम से वहां पे भाग सकता है, रन कर सकता है, जबकि आदमी वहां चलना भी है ना मुश्किल है। तो इसीलिए डेजर्ट एरियाज में वहां पे हॉर्सेस के कंपैरिजन में ट्रैवलिंग पर्पस के लिए आप कैमल का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे अगर बाइक की भी बात की जाए तो वहां नॉर्मल या स्प्लेंडर की जगह वहां बेटर होता है, जैसे रॉयल एनफील्ड, इन सब की बाइक्स जिसका मोटा टायर हो। फिर से मोटा टायर मतलब ज्यादा एरिया तो कम प्रेशर, वहां धसेगा नहीं, है ना, तो आराम से वहां पे है ना आप मूव कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं बोलूं जैसे वहां गाड़ी भी जो है वो भी मोटे टायर की ली जाती है, जीप्स जो होती है वहां पे चलती है, क्योंकि एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, इसीलिए वहां पे रेत में ना टायर फंस नहीं जाएगा और आराम से आप रेत में भी है ना ट्रैवल करके ले जा सकते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड, तो कैमल आराम से क्यों चल सकता है, बट अ मैन कैन नॉट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कैमल इज मच हेवियर देन मैन। भले कैमल का वेट ज्यादा है कंपेयर टू मैन, पर ये एरिया इतना ज्यादा है कि प्रेशर ओवरऑल कम हो जाता है, बिकॉज एरिया ऑफ कैमल फीट इज लार्ज कंपेयर टू मैन्स फीट। यहाँ देख रहे हैं इसका एरिया मैन के फीट से ज्यादा है, सो प्रेशर exerted by camel on the sand is very small। तो इसके कारण एरिया ज्यादा होने के कारण जो प्रेशर कैमल लगाएगा on the sand वो कम होगा compared to pressure exerted by man। That
compared to pressure exerted by the man due to large pressure, तो इसका ज्यादा प्रेशर होने के कारण मैन का sand under the feet of man yields, तो ये sand जो होती है ये आपकी ना यहाँ पे फट जाती है, ऐसे समझिए धरती फटने की तरह सैंड स्प्रेड हो जाती है और मैन का पैर अंदर चल जाता है एंड हेंस ही कैन नॉट वॉक इजीली ऑन सैंड, इसीलिए आदमी उस सैंड पे आराम से मूव नहीं कर सकता। तो ये है मेरा कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर पे